हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेरफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 19, जिसमें आज हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के रिमेनिंग जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं वो कवर करेंगे। कल हमने क्या किया था वो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हमने काफ़ी कुछ सीखा था। कल हमने आगे 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 यहाँ से स्टार्ट करा था, है ना। कल हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? रॉबर्ट क्लेजर मॉडल ऑफ मॉडर्न टीचिंग मॉडल, यहाँ से स्टार्ट करा था। तो ये हमने सीखा, इसमें क्या सीखा था कि टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप होता है, ये चीज़ ये बताता है ना, रॉबर्ट क्लेजर का मॉडल। फिर जॉइस एंड मार्शेवल का भी करा था हमने, जिसने करिकुलम डिज़ाइन के बारे में बोला था, और जितने भी मॉडल्स थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा था: बिहेवियरल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन वाला, है ना। फिर हमने करा था एडे मॉडल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म और सारे क्या क्या इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमने सीखा था, है ना। एडे मॉडल, एडे के बाद में हमने किया था पैडे। पैडे मतलब एडे के आगे पी लगा दो, पैडे बन जाएगा, यानी कि प्लान और ऐड कर देंगे हम। ठीक है, फिर हमने ये एक्स्ट्रा थिंग्स भी देखी थी कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए स्लाइड दी हुई थी मैंने आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं और किसने दिए थे, जो इम्पोर्टेंट स्लाइड थी ये वाली अपनी, है ना। फिर हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है ये पढ़ा था। इसके अंदर हमने ये देखे कि कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। ठीक है, और साथ में फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या होता है, वो भी देखा था ना, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, और किसने दिया था ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल पढ़ा था, जो कि हिल्डा टब्बा ने दिया 1962 में। रोल प्ले मॉडल हमने देखा, जो फैनी शेफल ने दिया और जॉर्ज शेफल ने दिया था, है ना। तो ये सारा पढ़ा था। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हमने पढ़ लिया था, रिचर्ड सचमैन ने दिया। बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल भी हमने पढ़ लिया था। आज हमें क्या करना है, ये भी हो गया अपना, 5E वाला भी हो गया था, जो विलियम वी मेयर ने दिया था। आज हमें पढ़ना है यहाँ से एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। कहाँ से? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको ओ मॉडल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओ मॉडल बोलते हैं। देखो, AOM, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम आ जाता है कि ओ मॉडल किसने दिया? डेविड ओसुबल ने दिया था। और वैसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ लेते हैं तो मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ। देखिए, एक ये ओ मॉडल है ना, वो एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है जो कि क्या करती है, जो असिस्ट करती है प्यूपिल्स यानी बच्चों को इन लर्निंग न्यू मटेरियल एंड ऑर्गेनाइज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि बच्चे हैं, उनको ना नई नई चीज़ें, नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई नॉलेज लेने के लिए वो क्या करेगी? असिस्ट करेगी, उनको नई नॉलेज देगी, और साथ में कैसे वो अपनी पुरानी नॉलेज को ना ऑर्गेनाइज करे, ये चीज़ भी ये क्या करती है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो देखता है। ठीक है, क्या देखेगा ये कि बच्चे नई नॉलेज कैसे लेंगे और अपनी जो पुरानी वाली नॉलेज है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ये बताता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। जी, किसने दिया? डेविड ओसुबल ने दिया था। ठीक है, क्रिएट करा था। ये असिस्ट क्या करता है? टीचर इन इफेक्टिवली मीनिंगफुल डिलीवरी कंटेंट टू स्टूडेंट। ये कहते हैं कि जो टीचर है ना, वो स्टूडेंट को कैसे तो अच्छे से इफेक्टिवली यानी कि कुशलतापूर्वक, मीनिंगफुली यानी कि एकदम अच्छे से मीनिंग मीनिंग समझा के कैसे कंटेंट को डिलीवर करता है। जैसे मैं हूँ, मैं कितनी अच्छे से आपको मीनिंग समझा पाती हूँ, कैसे मैं अपना जितना भी कंटेंट है, कोर्स है या जो नॉलेज है आपको इफेक्टिवली डिलीवर कर पाती हूँ, ये कौन बताता है? ये डेविड ओसुबल बताता है अपने इस मॉडल में। ठीक है, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कौन सा मॉडल है जो एक तो ये निश्चित करेगा, ठीक है, क्या चीज़, कि बच्चे नई नॉलेज को कैसे लेते हैं, न्यू नॉलेज को कैसे लेंगे, नई मटेरियल को कैसे सीखेंगे, और जो पुरानी उनके पास है उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरा, ये असिस्ट करेगा कि टीचर है वो अपना कंटेंट कैसे तो डिलीवर करते हैं मीनिंगफुल तरीके से, और कैसे स्टूडेंट को ना इफेक्टिवली तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कौन बताता है? ये बताता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अब देखते हैं थोड़ा आगे। इस पैराडिगम के अकॉर्डिंग टीचर इज इन चार्ज ऑफ स्ट्रक्चरिंग डिलीवरिंग दी करिकुलम। जो टीचर होता है ना, वो ही इंचार्ज होता है
वो ही क्या होता है, इंचार्ज होता है उस करिकुलम का, उस स्ट्रक्चर का, कि कैसे कंटेंट हमें डिलीवर करना है, क्या कंटेंट हमें डिलीवर करना है, सब चीज़ का इंचार्ज किसके पास होएगा, वो टीचर के पास होएगा। तो इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर कैन असिस्ट स्टूडेंट इन इंटीग्रेटिंग व्हाट दे हैव लर्न थ्रू रीडिंग, लेक्चर, असाइनमेंट। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो टीचर है ना, वो ये चीज को देखता है, सुनिश्चित करेगा, असिस्ट करेगा कि बच्चों ने क्या सीखा है, लर्नर ने क्या सीखा है, किसके थ्रू, रीडिंग करके क्या सीखा है, लेक्चर्स के थ्रू क्या सीखा है, असाइनमेंट के थ्रू क्या सीखा है, और उन सारी नॉलेज को जो उन्होंने अलग अलग चीज़ों से लिया है, रीडिंग करके लिया है, लेक्चर करके लिया है, असाइनमेंट बना के लिया, उन सारों को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मतलब कि नॉलेज को कैसे लेते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नॉलेज को कैसे लेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, फिर उसको देखेंगे कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं उन सब चीज़ को, जितनी भी 4 जगह से नॉलेज ली है, तो उन सबको कैसे इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और जो टीचर है वो कैसे डिलीवर करता है अपनी नॉलेज को। ये चीज़ कौन बताता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल बताता है। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ ओ मॉडल है, ये किसका नोशन है, पर्टिनेंट प्री एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर एंड लिंक टू न्यू इन्फॉर्मेशन। ये कहता है जो हमारा पहले से ही प्री एग्जिस्टेंट पर्टिनेंट कोग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि हमें पहले से ही नॉलेज है, उसके अंदर हम नई इन्फॉर्मेशन को कैसे ऐड कर पाते हैं, पुरानी के साथ नई इन्फॉर्मेशन को कैसे जोड़ पाते हैं, वो ये बताता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या कहता है कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव जर्नल एंड एब्स्ट्रैक्ट देन द मटेरियल दे विल बी प्रेजेंटेड। कि अब देखो, पुरानी नॉलेज थी उसके पास, ओल्ड नॉलेज थी, उसके साथ में हम नई को जोड़ेंगे ना, तो और ज्यादा उसको अच्छे से समझ आ जाएगा, मोर कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगी। जनरली एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जनरलाइज हो जाएगी उसकी नॉलेज। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर पहुंच जाएगी उसकी नॉलेज। ठीक है, ये बताता है। तो एक वेलन डायग्राम है इसका, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का, स्टूडेंट कैन बी गिवन ए वेलन डायग्राम टू कंप्लीट बाय देयर टीचर एंड कंपेयर एन ओल्ड लेसन टू ए न्यू वन। ये कहता है कि अगर स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, एक वेलन डायग्राम दे देंगे, वेलन डायग्राम हम बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो वो दे देंगे स्टूडेंट टीचर को, और आधा खुद कंप्लीट करेंगे, हाँ आधा टीचर करेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कैसे हम अपनी ओल्ड नॉलेज के साथ में न्यू नॉलेज को जोड़ के उसके बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उस नॉलेज को ना बिगर बना देते हैं, बड़ी बना देते हैं, उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये सारी चीजें बताता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, उसके 3 फेजेस है, कौन कौन से है, सबसे पहले तो कोई चीज को प्रेजेंट करो। ठीक है, प्रेजेंट कर दिया, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क ऑफ लर्निंग मटेरियल, पहले तो हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजर को प्रेजेंट करा। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, इसमें हमने प्रेजेंट करा, बाद में हमने उस चीज से सीखा, लर्निंग टास्क क्या करा, सीखा, लर्निंग मटेरियल को सीखा, टास्क को सीखा, कोई काम को सीखा। फिर हमें क्या आ गई, स्ट्रेंथन मतलब कि शक्ति आ गई, किसकी, कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अपनी जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज कर सके। सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, कोई आइडिया आया, कोई थॉट आया, कोई नॉलेज आई। ठीक है, प्रेजेंट करा गया, फिर उसको हमने सीखा, लर्न करा, बाद में उस चीज को हमने क्या अपने माइंड में बिठा लिया, कोग्निटिव स्ट्रेंथ बना ली उसको अपने। ठीक है, तो ये है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये देखिए, इसका और बता देती हूँ कि ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या है, इसके एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है ना। इंट्रोडक्शन कहता है कि इफ वी कनेक्ट न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इजीली एंड ऑल्सो टू रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि अगर हम अपनी पुरानी नॉलेज के साथ में नई नॉलेज को ऐड कर देते हैं, तो ये हमें ना उस नॉलेज को समझने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, पुरानी के साथ नहीं जोड़ देंगे तो उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद कर पाएंगे। ठीक है, द प्रीवेंट इंट्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट टू प्रेजेंट मटेरियल बिफोर टीचिंग और लेसन इज कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनाइजर। ये कहता है कि हम ना स्टूडेंट को ना पढ़ाने से पहले ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे, उसको बोल देंगे एडवांस में ही ऑर्गेनाइज कर दिया हमने, एडवांस में ही ऑर्गेनाइज कर दिया। अब देखो इसका आपको कुछ नजर आ रहा है, देखो फ्लिप्ड क्लासरूम था, फ्लिप्ड क्लासरूम, उसमें भी तो ऐसे होता था, टीचर ना क्लास में पढ़ाने से पहले ही नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देते थे स्टूडेंट को, जिसके कारण क्या होता था, जिसके कारण ना बच्चों को इजीनेस होती थी समझने में नए टॉपिक को। तो यहाँ पर भी ऐसे बोला कि जो मटेरियल होता ना, मटेरियल को बिफोर पहले ही हम क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसको बोलेंगे एडवांस में ऑर्गेनाइज करवा दिया हमने। तो हेयर इंट्रोडक्शन मटेरियल विच इज नॉट बी यूज शुड बी वेल ऑर्गेनाइज बिफोर टीचिंग स्पेसिफिक कंटेंट। ये कहता है जो इंट्रोडक्शन और मटेरियल है जो अभी तक यूज नहीं किया गया है, वो ना टीचिंग से पहले ही ना अच्छी तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर देखो मैं हूँ, मैं अगर स्लाइड्स है,
स्लाइड्स है आपको पढ़ाने लग जाऊँ, और ये ना कोई तो क्या है फर्स्ट नंबर पे आ गई ये एडवांस ऑर्गेनाइजर की अपनी जो स्लाइड है फर्स्ट पे आ गई, फिर आ गई मेरे 100वें नंबर पे आ गई, ठीक है, या 50वें नंबर पे आ गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरी जो स्लाइड है वो आपने देखा होगा ऑर्गेनाइज होती है, हमेशा सीक्वेंस वाइज होती है, ठीक है। अगर मैं आके सीधा ही आपको पढ़ाने लग जाऊं, ऑर्गेनाइज नहीं है मेरा कंटेंट, तो क्या आपको समझ आएगा? नहीं आएगा ना। तो टीचिंग से पहले हमारी जो भी मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अच्छी तरह सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, ताकि नॉलेज देने में हमें क्या हो, ईजीनेस हो, ठीक है। तो यही बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि ओल्ड नॉलेज के साथ में हम न्यू नॉलेज को, करंट नॉलेज को कैसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और कैसे एक्सप्लेन करेंगे गुड सेंस एज वेल कंसीडर द डिफरेंस प्रीवियस करंट नॉलेज, कि करंट नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज में कैसे हम अच्छी तरीके से उसको डिफरेंस बता पाते हैं, ये ठीक है। तो यही है, बल मैंने आपको बता ही दिया कि हमें टीचिंग से पहले सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ओल्ड नॉलेज के साथ में न्यू नॉलेज को कैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसने बताया कि बिफोर टीचिंग एनी कंटेंट हमें कुछ कुछ करना चाहिए। ये क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? फर्स्ट, इंट्रोड्यूस इजेंटिल कॉन्सेप्ट। टीचिंग स्टार्ट करवानी है तो उससे पहले हमें तो जरूरी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। जरूरी टर्म्स क्या होती हैं, थ्योरीज कौन सी होती है, प्रिंसिपल कौन से होते हैं, वो सारे स्टूडेंट को बताओ, फिर उसके बाद में उसको टीच करो, तो फिर वो ईजी बन जाएगी, मीनिंगफुल बन जाएगी टीचिंग प्रोसेस, और इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये ही बताता है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू ओसुबल, गोल ऑफ लर्निंग क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंटेशनल मेथड ऑफ टीचिंग इज इम्पोर्टेंट। ये कहता है कि डेविड ओसुबल है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसको इम्प्रूव करना होगा हमें, और जितनी भी टीचिंग वगैरह हम करते हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, वर्बली, नॉन वर्बली, इस टाइप से। कैसे हमारा माइंड है वो नई इन्फॉर्मेशन के साथ वर्क करता है, कैसे उसको सीखता है, कैसे ओल्ड नॉलेज के साथ में उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। हाउ टीचर्स कैन अप्लाई दीज आइडिया अबाउट करिकुलम लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट। कि जब टीचर है नई नई चीज़ें स्टूडेंट को प्रेजेंट करते हैं, तो स्टूडेंट और टीचर कैसे उस करिकुलम को ना अडॉप्ट करते हैं, है ना। कैसे अपने आइडियाज़ को जब स्टूडेंट को बताया जाता है टीचर के द्वारा, टीचर है वो अपने आइडिया को स्टूडेंट को बताएंगे, तो वो कैसे उस आइडिया को अप्लाई करेंगे वो भी इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या है? ये एक सब समिंग ब्रिज की तरह काम करता है न्यू लर्निंग और एग्जिस्टिंग लर्निंग के। मतलब कि हमारी जो ओल्ड लर्निंग थी, हमें पहले से कोई चीज़ पता थी, प्लस में हमने जो अभी सीखे न्यू, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा, ठीक है। ये विजुअल, टाइटल, ग्राफ, क्वेश्चन, ठीक है, इसके थ्रू भी हम कोई नॉलेज है प्रेजेंट कर सकते हैं। डिडक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, डिजाइन टू टीच इंटर रिलेटेड बॉडी ऑफ कंटेंट जनरलाइजेशन। मतलब एक तरह का क्या है, ये डिडक्टिव मॉडल है, मतलब इसके अंदर रूल्स बताए हुए हैं कि आपको कैसे कैसे सीक्वेंस में चलना है, तो इसको डिडक्टिव बोल दिया। बाकी अब देखिए, इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को इतना देखना है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या था, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओम का एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ठीक है, इतना ही। और इसमें क्या बोला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बाकी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मैंने आपको इसका देखो कितनी स्लाइड से समझाया है ना, तो आपको समझ आ ही गया होगा। बाकी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ डीप में पूछता है, एनटीए ज़्यादातर नाम पूछता है इसका। फिर भी मैंने आपको कल जैसे बताया था कि सारे मॉडल्स है ना, इनमें नाम नाम पूछते, फिर भी मैं आपको ज़्यादा करवा ही रही हूँ, ठीक है। निमोनिक मॉडल क्या होता है? निमोनिक मॉडल ऐसे कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी टफ चीज़ें हैं, अगर हम क्लूज बना के, हिंट के थ्रू, हिंट के थ्रू ट्रिक बना के याद करते हैं ना, तो हमें याद ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लॉन्ग टाइम तक याद करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन को अगर हिंट के थ्रू, ट्रिक के थ्रू, क्लूज के थ्रू हम अगर याद करते हैं, तो उसको लॉन्ग टाइम तक याद कर पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमारी रिटेंशन यानी कि ज़्यादा टाइम तक उसको स्टोर करने की क्षमता बढ़ा देती है। रिकॉल कर पाते हैं हम इन्फॉर्मेशन को जो हमने सीखा है। तो हम क्लूज है वो कैसे भी कर सकते हैं, या तो विजुअल हो सकते हैं या ऑडिटरी हो सकते हैं, सुनने वाले भी हो सकते हैं, देखने वाले भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चार्ट के थ्रू पढ़ाती हूँ, तो इससे ये क्या है, ये इसलिए है ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ याद रहे, ठीक है। बाई चांस आपको कभी भूलने लग जाओ, आप याद ना आए, तो आपको वो इमेज याद आ जाए कि हाँ भाई मेरे को ये वाली इमेज दिखाई थी, इसके साथ ये बताया था, तो आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो ये क्लूज है, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी है और उनकी पहले की नॉलेज और नई नॉलेज के बीच में कनेक्शन बनाने की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं,
क्या करते हैं, स्टूडेंट की जो नई नॉलेज को याद करने की क्षमता, ओल्ड के साथ रिलेट करने की जो क्षमता है उसकी, ठीक है, वो क्या इम्प्रूव करते हैं। ये निमोनिक मॉडल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हेल्प करता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट को, उसको रिकॉल करने के लिए, उसको ज़्यादा टाइम तक याद रखने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या निमोनिक मॉडल के, जैसे कि एक सर्कुलर सीक्वेंस मॉडल हो गया, वो इसमें आ जाएगा। अब आ सकता है पेपर में कि निमोनिक मॉडल के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर्कुलर सीक्वेंस मॉडल, मतलब कि एक सर्कुलर चलता रहेगा, पहले फर्स्ट स्टेप आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फाइव्थ आएगा। जो सीक्वेंस वाले नहीं आते, सीक्वेंस वाले इसमें क्या आता है, सर्कुलर सीक्वेंस मॉडल। फिर पिरामिड मॉडल, पिरामिड मॉडल जैसे कि मैंने आपको ब्लूम का करवाया था कि ऐसे ऐसे चलता है, कि जैसे मैंने इसकी ट्रिक करवाई थी के पिरामिड मॉडल है ना ये, पिरामिड के थ्रू हम निमोनिक्स बना लेते हैं कि ऊपर अप ये लोअर लेवल हो गया, ये अपर लोअर लोअर हो गया, है ना, अपर लेवल और लोअर लेवल। ये पाई चार्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, पाई चार्ट जैसे कि ऐसे होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं ना पाई चार्ट, इसके थ्रू भी हम याद कर सकते हैं। 5 बॉक्सेस सीक्वेंस, ये मॉडल भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो निमोनिक मॉडल क्या होता है, जो हमें अपनी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करने में, ठीक है, पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो निमोनिक मॉडल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ब्रेक डाउन करते हैं इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में। चंक्स मतलब टुकड़ा, चंक्स मतलब कि टुकड़ा। तो जो अपने पास इतनी बड़ी नॉलेज होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि हम उसको याद कर सकें, ठीक है। फिर अक्रोनियम, अक्रोनियम मतलब कि वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एब्रीवेशन ऑफ सर्टेन फेज। फॉर एग्जाम्पल नासा द अक्रोनियम ऑफ नेशनल। अब देखो हमारे पास बड़ी नॉलेज थी, बड़ी नॉलेज को हमने टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, ताकि हमें क्या वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रह सके। एक तो ऐसे करते हैं, दूसरा अक्रोनियम कर लेते हैं, मतलब कि जैसे नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर यही देख लो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हमने निमोनिक बना दिया यूजीसी, छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दिया, वो अक्रोनियम होता है। मतलब किसी की फुल फॉर्म को हम क्या करें, शॉर्ट फॉर्म में डाल दें, जैसे यूजीसी हो गया, एनपीटीईएल हो गया, है ना, तो इससे हमें इजीली याद हो सकता है। इसलिए इससे हमें क्या हो जाता है, इजीली याद हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया के केस, तो इससे क्या नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, हाँ, एप्लीकेशन हो गया, एनालाइज सिंथेसिस इवेल्युएशन हो गया, तो ये आपको इजीली याद हो गया के केस करके, है ना। स्पेलिंग निमोनिक्स, स्पेलिंग निमोनिक्स भी बना सकते हैं हम। जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड है या फिर डिफिकल्ट स्पेलिंग है, डिफिकल्ट वर्ड और स्पेलिंग होती है, उसका हम क्या करते हैं, उसको याद करने के लिए, उसको समझने के लिए हम ना ये स्पेलिंग निमोनिक भी बना लेते हैं। कैसे, जैसे कि ये एग्जांपल है, रिदम हेल्प यू टू हिप मूव, कि रिदम आपकी हेल्प करेगी हिप को मूव करने में। कैन हेल्प ए स्टूडेंट रिमेंबर हाउ टू स्पेल रिदम, मतलब मैंने क्या किया, स्पेलिंग को याद करने के लिए ना एक सेंटेंस बना लिया, एक स्पेलिंग को याद करने के लिए सेंटेंस बना लिया। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा मेरे पास कौन सा है, मैंने आपको स्वयं प्रभा के चैनल करवाए थे, स्वयं प्रभा के चैनल करवाए थे। उसमें क्या करा था, उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे को नाम याद करने थे, वागेश, प्रबंधन, है ना, तो मैंने इसका एक वो बना लिया था सेंटेंस कि वो सांस बहुत प्रो लेती है ना। तो नाम याद करने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसका सेंटेंस बना लिया, तो वो आ जाएगा स्पेलिंग निमोनिक में, ठीक है। फिर नेम निमोनिक भी आता है। नेम निमोनिक में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ए पॉपुलर निमोनिक फॉर रिमेम्बरिंग द ऑर्डर ऑफ नोट्स ऑन द ट्रेबल क्लैफ। अब कहता है कि नेम का कैसे होता है, हमें कुछ चीज़ का नाम याद करना होता है। जैसे कि मैं आपको स्वयं पर बाकी चैनल बताती हूँ, वागेश हो गया, प्रबंधन हो गया, संस्कृति हो गया, है ना, और सरस्वत हो गया, और प्रबंधन हो गया, ठीक है। ये नाम मुझे याद करने हैं लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ, तो मैं या तो इनका सेंटेंस बना सकती हूँ, सेंटेंस बनाऊंगी तो वो स्पेलिंग निमोनिक में आ जाएगा, है ना। अगर ये फुल फॉर्म वगैरह होती इनका शॉर्ट में बना लेती तो अक्रोनियम में आ जाता। चंक मतलब कि बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। अब जो नेम निमोनिक है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मैंने वागेश का क्या कर दिया, वी कर दिया, प्रबंधन का प्रबोध का कर दिया पी, सरस्वत का कर दिया एस, संस्कृति का कर दिया एस, प्रबंधन का ये, ठीक है। तो VPSSP ऐसे करके याद करते हैं, वो किस में आ जाता है, नेम निमोनिक में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये निमोनिक मॉडल है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देंगे हम, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ निमोनिक डिवाइसेस। निमोनिक डिवाइसेस है किस किस टाइप के होते हैं, ये जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा थिंग्स करवा रही हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला देखो, अक्रोनियंस एंड एक्रोस्टिक्स डिवाइस हो गया। जैसे हमें देखना है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंट मी 9 पिज्ज़ाज, है ना।
तो ये अगर हमें याद करना है तो हम फर्स्ट वर्ड से याद कर लेंगे, ये निमोनिक का हो गया। दूसरा मेथड ऑफ कोलोकी हो गया, लोकी जैसे हम एक एक दूसरे से रिलेट कर देंगे चीज़ों को, है ना। सॉन्ग रिदम बना के हम निमोनिक बनाते हैं। जैसे अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा, देखा होगा, तो हम तो स्कूल में ऐसे करते थे, हमें कुछ चीज़ें याद नहीं होती थी, टफ होती थी, तो हम उसके सॉन्ग बना लेते थे। कोई इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर था या फिर किसी और चीज़ का था, साइंस का था, याद नहीं होता तो हम उसका रिदम बना के याद करते थे। किसी चीज़ से एसोसिएट करते हैं हम, चंक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो ये सारे अपने क्या है, डिवाइसेस है, ठीक है, निमोनिक डिवाइसेस। अब देखिए निमोनिक बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम कोई चीज़ को रिकॉल करते हैं, ठीक है, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ठीक है, फिर उस सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं हम, फिर सारी नॉलेज को इकट्ठा समझने लग जाते हैं, लास्ट में इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ को कोई इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना, फिर उसको इंटरप्रेट, उसकी व्याख्या करना, फिर उसको अप्लाई कर देना, फिर उसको समझने के लिए एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद में उस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देंगे, यानी कि सिंथेसिस कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये जो हमने काम करा है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया निमोनिक मॉडल। अब हम करते हैं सिंटैक्टिक टीचिंग मॉडल। सिंटैक्टिक टीचिंग मॉडल किसने दिया, विलियम गॉर्डन ने दिया। किसने दिया, विलियम गॉर्डन ने 1980 में दिया था, ठीक है। ये क्या कहता है कि हमें सिंटैक्स से चलना चाहिए। क्या कहता है, हमें सिंटैक्स से चलना चाहिए, मतलब कि हमें स्टेप वाइज चलना चाहिए, हमें सीक्वेंस से चलना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना मैं बोल रही हूँ ना कि इनका आप ज़्यादा नाम याद कर लो कि हाँ, सिंटैक्स मॉडल किसने दिया, विलियम गॉर्डन ने दिया था। और क्या बोलता है, सिंटैक्स से चलने के लिए कहता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ, ये कहता है कि सिंटैक्स क्या कहता है, ब्लेंडिंग ऑफ मैनी फॉर्म विद द यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच टू प्रोवाइड नोवल पर्सपेक्टिव। ब्लेंडिंग ऑफ मैनी फॉर्म्स मतलब कि कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है। देखो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस स्टेप्स, इनसे मिलकर कोई चीज़ बनी है, उसको बोलेंगे कि ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड मतलब कि मिक्सचर है ये अलग अलग स्टेप्स का। जैसे कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी अपनी केकेज वाली, वो कितने स्टेप से बनी थी, वो बनी थी 6 स्टेप से, है ना। तो इन अलग अलग जो सीक्वेंस थे, स्टेप्स थे, इन सबको हमने ऐड करा, फिर जो बनी ना, उसको हमने टैक्सोनॉमी बोला था, है ना। तो ये क्या था, एक मिक्सचर था अलग अलग स्टेप का, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। वैसे ही ये कहता है कि जो सिंटेक्स मॉडल है ना, सिंटेक्स मॉडल कहता है कि कोई भी अपने पास अगर मॉडल है या फिर कोई भी हमारे पास नॉलेज है, वो अलग अलग किससे बनी होती है, स्टेप से बनी हुई होती है, ठीक है। सिंटेक्स टीचिंग मॉडल कहता है कि एक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंबाइन करता है नंबर ऑफ आइडिया बाय एम्प्लॉइंग फिगर ऑफ स्पीच टू ऑब्टेन फ्रेश पर्सपेक्टिव्स। मतलब कि सारी नॉलेज को कंबाइन करता है, सारे स्टेप को कंबाइन करता है, ठीक है। सेवरल कंसेप्ट देखो बोल का ना, और गॉर्डन ने 1980 में दिया, ठीक है। ये ब्लेंडेड है मैनी फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग स्टेप से मिलकर बना है, जो किसी भी एक पर्सपेक्टिव को डिफाइन करता है, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था कि ये क्या होता है और किसने दिया। बाकी ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंटैक्स मॉडल के अगर स्टेप करने होंगे तो सबसे पहले कोई टॉपिक होता है, तो उसको आप डिस्क्राइब करो कि क्या टॉपिक है, अपना टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक है, उसको डिस्क्राइब कर दिया। फिर क्रिएट करो डायरेक्ट एनालॉजीज, फिर उसके अंदर सिमिलैरिटी दिखाओ। एनालॉजीज का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी दिखाना, क्या उसमें समानता है वो दिखाओ। फिर पर्सनल एनालॉजी जो होती है उसको डिस्क्राइब करो, पर्सनल सिमिलैरिटी को डिस्क्राइब कर दिया। फिर आइडेंटिफाई करो कॉम्प्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं अपने, क्या विरोध हो रहे हैं उसको आप देखो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो देखो। क्रिएट ए न्यू डायरेक्ट एनालॉजी, अब डायरेक्ट नई एनालॉजी को आप क्रिएट करो। फिर री एग्जामिन करो ओरिजिनल टॉपिक अपना क्या था, ठीक है। तो ये सिंटैक्स मॉडल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको बस बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग। इतनी देर हमने कौन सा करा था, इतनी देर करा था हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसमें सिर्फ अपने को नाम याद करने थे, फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए ये इतनी सारी स्लाइड्स है वो दिखाई और पढ़ाया अच्छे से, है ना। जो ज़्यादा डिफाइन करने वाला था ज़्यादा डिफाइन करा, जो कम डिफाइन करने वाला था कि बिल्कुल ही उसके आने के चांसेस नहीं है, वो कम डिफाइन कर दिया। जैसे बिल्कुल भी आने का चांस नहीं है इसका, ये आने का चांस था थोड़ा, तो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। बाकी ये भी आपको मैंने इतना इतना करवा ही दिया, ठीक है। तो ये सारे अपने हो गए इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसके सिर्फ अपने को नाम याद करने थे, फिर भी हमने डीप में करे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम करते हैं पर्सनल मॉडल। कौन से पर्सनल मॉडल, निकाल रही हूँ स्लाइड।
हाँ ये रही पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग। पर्सनल मॉडल क्या कहते हैं, ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, ठीक है। कौन सी होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या कहता था कि एक स्टूडेंट है वो कैसे इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करता है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन का माइंड है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है वो बताता था। पर्सनल मॉडल बताता है स्टूडेंट सेंटर्ड है ये, ठीक है। ये बताता है कि स्टूडेंट की जो ग्रोथ होती है ना उसके ऊपर जोर देता है, ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। इंटरपर्सनल पर्सनल एबिलिटी इज कॉल्ड द पर्सनल टीचिंग मॉडल, मतलब कि उसकी पर्सनल एबिलिटी क्या है, उसकी खुद की क्या क्षमता है, ठीक है। और इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों के साथ मिलके उसकी सीखने की क्या क्षमता है, ठीक है। और ग्रोथ कैसे करता है वो स्टूडेंट, इसके ऊपर इम्फेज यानी कि जोर देता है, स्ट्रेस देता है, ठीक है। तो पर्सनल मॉडल क्या कहता है, पर्सनल मॉडल बोलता है कि स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ के बारे में, स्टूडेंट की पर्सनल, उसकी पर्सनल एबिलिटी क्या है, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की एबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में बताता है, ठीक है। दीज एबिलिटी इंक्लूड इम्पैथी, कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन। ये सारी एबिलिटी में क्या क्या शामिल होगा, इन सारी एबिलिटी में इम्पैथी यानी कि उसकी समझने की क्षमता, सिंपैथी तो मतलब होता है सहानुभूति, इम्पैथी का मतलब हो गया कि समझने की क्षमता, कम्युनिकेट करने की क्षमता, सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में कितना अवेयर है, सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि खुद के बारे में कितना जागरूक है, ठीक है, खुद को कितना वो रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल में कर सकता है। तो एक स्टूडेंट होती है उसकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल एबिलिटी उसकी क्या क्या है, दूसरों के साथ उसकी रहने की, सीखने की जो इंटरपर्सनल एबिलिटी है, इन सब की ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। तो इसलिए बोला पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेटर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल्स बाय शोइंग देम हाउ टू कॉम्प्रीहेंड यूज इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो एजुकेटर होता है ना वो स्टूडेंट को एग्जाम्पल दे दे के बताता है कि कैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। एडिशनली दे प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर थॉट एंड बिहेवियर बिफोर डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग बाय डूइंग। यहाँ पर ना टीचर ना उनको सोचने के लिए ना एक आइडिया प्रोवाइड करवाते हैं, एक गाइडेंस देते हैं, ठीक है। एक आइडिया प्रोवाइड करवाएंगे, एक थॉट प्रोसेस उनकी डेवलप करने के लिए ना उनको डायरेक्ट करते हैं कि कैसे आपको ना इस टॉपिक को समझना है, कैसे आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। मतलब सीधी सी बात है ना, यहाँ पर सारा रोल किसका होता है, यहाँ पर सारा रोल स्टूडेंट का होता है, ठीक है। स्टूडेंट मेन है, प्राइमरी रोल है। और इसको जो टीचर है ना वो क्या करता है, गाइड करता है हर चीज़ के लिए कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, एग्जाम्पल देगा उसके लिए, ठीक है। ये गाइड करेगा उसको, डायरेक्ट करेगा, ये सारी चीजें है बस, ठीक है। ये पर्सनल टीचिंग मॉडल हेल्प करते हैं स्टूडेंट का बिकम मोर सेल्फ एक्चुअलाइज सो दे कैन स्टडी मोर इफेक्टिवली। जो पर्सनल टीचिंग मॉडल है ना वो स्टूडेंट की हेल्प करता है कि वो अपने आप में क्या बन सके, सेल्फ एक्चुअलाइज बन सके, मतलब उनको खुद के बारे में पता हो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, ठीक है, मेरी कहाँ पर कितनी पोटेंशियल है, सीखने की एबिलिटी क्या है, उसको खुद के बारे में सब पता होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होना चाहिए वो बंदा, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट होके और ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सके, ठीक है। दी फोर फैमिली ऑफ टीचिंग मॉडल है, मतलब ये तो पूरा हो गया कंप्लीट। ये पर्सनल मॉडल है, उसकी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देता है कि कैसे वो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, समझ सकता है, अवेयर हो सकता है और कितना अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। तो अब ये बता दिया कि फोर कैटेगरी कौन कौन से थे, जॉइस ऑरवेल ने इस फोर कैटेगरी में बांटा था, बिहेवियर मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सोशल और पर्सनल। उसमें से हमने दो कर लिए, इंफॉर्मेशन और पर्सनल। पर्सनल में कौन सा आता है, अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे याद आता है कि पर्सनल फैमिली मॉडल में कौन सा आता है, नाम पूछेगा, मॉडल पूछेगा। जैसे नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। किसने दिया, कार्ल रोजर्स ने। सिंटैक्टिक मॉडल किसने दिया, विलियम जे गॉर्डन ने। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल डेविड हंट ने। अवेयरनेस थिंकिंग मॉडल दिया विलियम स्कर्ट्स जॉर्ज ब्राउन ने। क्लासरूम टीचिंग मॉडल किसने दिया, विलियम ग्लेजर ने। अब देखो हमने विलियम ग्लेजर का पढ़ लिया है, सिंटैक्टिक मॉडल भी पढ़ लिया है ना। अब ये देखिए बिहेवियर वाला आ गया, बिहेवियर वाले में कौन कौन से आएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंटीजेंसी मैनेजमेंट मॉडल किसने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया। मैनेजिंग बिहेवियर मॉडल किसने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया। स्ट्रेस को रिड्यूस करना है वो वाला मॉडल किसने दिया, जोसेफ वॉल्फ ने। और डिसेंटिजाइजेशन मेथड किसने दिया, रिम और मास्टर ने। असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया, वॉल्फ और लाजार्स ने, ठीक है। तो ये करने हैं अपने को। अब देखिए मैंने आपको कौन कौन से करवा दिया, मैंने आपको करवा दिया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी थे। फिर मैंने पर्सनल में भी आपको जो बताने वाले थे वो बता दिए हैं, है ना। ये नेम आपको याद करने हैं
और उसकी क्या है, किसने दिया वो याद करने। फिर भी अभी मैं आपको कौन सा करवाने जा रही हूँ, थोड़ा सा डीप में, पर्सनल मॉडल, उसके बाद में बिहेवियर वाला करवाऊंगी, ठीक है, बिहेवियर और सोशल। अब देखिए ये पर्सनल मॉडल कर रहे हैं ना, हमने इंफॉर्मेशन कर लिया। पर्सनल वाले में आ गया नॉन डायरेक्टिव, सिंटैक्सिस, कंसेप्चुअलाइजेशन और अवेयरनेस क्लासरूम। तो अब मैं नॉन डायरेक्टिव बताती हूँ। नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मेथड क्या है, थोड़ा अब मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगी क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नहीं आता है। नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल क्या होता है, ये ना पर्सन सेंटर्ड स्ट्रेटजी है, यानी कि किस पे होता है, स्टूडेंट पे सेंटर्ड होता है, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मेथड क्या कहता है कि स्टूडेंट बिकम सेल्फ इंस्ट्रक्टर, इट कनेक्टेड टू मेथोडोलॉजी ऑफ कार्ल रोजर्स। नॉन डायरेक्टिंग किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। ये क्या बताता है कि स्टूडेंट पे फोकस करता है। देखो नॉन डायरेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट टीचिंग मॉडल होता तो क्या करते हम, इनडायरेक्ट लर्निंग करते, जो हमने परसों की क्लास में पढ़ा था, है ना। नॉन डायरेक्टिव यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट पे फोकस करा जाता है कि स्टूडेंट है अपने आप में सेल्फ इंस्ट्रक्टर बने, स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट बने, वो अपने आप से सीखे, ठीक है। तो ये बताता है कि स्टूडेंट है वो इंचार्ज होंगे अपनी एजुकेशन के, ठीक है, वही लेसन प्लान बनाएंगे, वही एक्टिविटी डिसाइड करेंगे, वही असाइनमेंट, ग्रेड्स, होमवर्क, लेक्चर्स, ये सारे कौन डिसाइड करेगा, स्टूडेंट ही करेगा कि उनको कैसे पढ़ना है, क्या एक्टिविटी करनी है, कैसे ग्रेड लेने हैं, कैसे होमवर्क करना है, कैसे लेक्चर्स को अटेंड करना है, ठीक है। ये मॉडल के 3 फेजेस होते हैं कि पहला तो टीचर है इनकरेज करेगा स्टूडेंट को कि वो अपनी फीलिंग है एक्सप्रेस करके, फ्रीली एक्सप्रेस करके, मतलब टीचर यहाँ पर स्टूडेंट को ना इतना मोटिवेट करता है कि आप अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो भी डाउट्स है उसको ना खुल के बोलो, हमारे साथ बातचीत करो। स्टूडेंट डिफाइन करेगा प्रॉब्लम को एंड द टीचर हेल्प क्लैरिफाई द स्टूडेंट फीलिंग। पहला तो क्या टीचर है वो इनकरेज करेगा स्टूडेंट को कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग को, अपनी डाउट्स को ना एक्सप्रेस करो फ्रीली। दूसरा फिर जो डाउट्स वगैरह है वो एक्सप्रेस करेगा स्टूडेंट, तो टीचर यहाँ पर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को सोल्व करेगा। तीसरा है स्टूडेंट डिस्कस करेगा प्रॉब्लम को टीचर के साथ में और डेवलप करेगा इनसाइट, और फिर क्या नए नए आइडियाज को डेवलप करेंगे, स्टूडेंट और टीचर आपस में डिस्कशन करके न्यू न्यू आइडिया को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का होएगा, गाइडर का होएगा, रिफ्लेक्टर का होएगा, इसलिए इसको नॉन डायरेक्टिव कहेंगे। और जो मेन है, मेन किसका होएगा, मेन होएगा प्यूपिल्स का, पर्सन का, यानी कि स्टूडेंट का। वो देखेंगे कि उनका यूनिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट का। टीचर क्या देखेगा, टीचर देखेगा स्टूडेंट का पोटेंशियल कितना है, कैसे उसके पोटेंशियल को पहचाने, कैसे उसके पोटेंशियल को डेवलप करें, ठीक है। तो यही है नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल है, वो कार्ल रोजर्स ने दिया, ठीक है। ये बताता है, ये मैंने आपको डीप में ही समझा दिया, जबकि इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अब देखो फेज वगैरह आपको डीप में पढ़नी है तो इसके कौन से होते हैं ये आप पढ़ लेना, बाकी इतना आता नहीं है, ठीक है। अब देखो सिंटैक्टिक मॉडल किसने दिया, गॉर्डन ने दिया, विलियम गॉर्डन, ये आपको मैंने ऊपर करवा ही दिया था। अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया है, अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल कहता है कि टू हेल्प people better comprehend why, who they are, how they think about certain issue and how other people see them। जो सिंटैक्टिक मॉडल का तो आपको मैंने बता दिया कि विलियम गॉर्डन ने दिया, ठीक है। अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल क्या कहता है, अवेयर करना, देखो नाम से पता चल रहा है अवेयर करना, मतलब ये मॉडल है वो ना जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को, पीपल्स को ये समझने में हेल्प करेगा कि हु दे आर, वो कौन है, हाउ दे थिंक, वो कैसे सोचते हैं, किसी भी सर्टेन इशू के बारे में, कोई एक सिचुएशन है, कोई एक टॉपिक है, कोई एक इशू है, कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो कौन है, और दूसरे उस टॉपिक के बारे में, दूसरे उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इन सब के बारे में अवेयरनेस देने वाला मॉडल कौन सा है, अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है। दे कैन बिल्ड ऑन दे knowledge to strengthen their interpersonal skill by using it comprehend accept the opinion of other। ये कहता है कि ये मॉडल क्या करता है, बिल्ड करता है नॉलेज टू स्ट्रेंथन देयर इंटरपर्सनल स्किल, मतलब जो लोग हैं ना उनकी एक दूसरे के साथ बातचीत करने की, इंटरपर्सनल क्या होता है, 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, वो लोगों के साथ रहने की, उनके साथ नॉलेज को शेयर करने की जो उनकी क्षमता है उसको स्ट्रेंथन देता है, यानी कि उसको शक्ति प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ देता है उसको, ठीक है, ताकि वो दूसरों के ओपिनियन को समझ के, मतलब वो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ बातचीत करे, नॉलेज को प्रोवाइड करे और उसको समझे, ठीक है, दूसरों की जो ओपिनियन है ना उसको समझने की शक्ति प्रोवाइड करवाएगा, अवेयरनेस प्रोवाइड करवाता है। तो ये है अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल। फिर आता है क्लासरूम मीटिंग मॉडल।
क्लासरूम मीटिंग मॉडल किसने दिया? विलियम ग्लेजर ने दिया। ये क्या कहता है कि ये बोलता है द ओपिनियन दैट ए वैरायटी ऑफ कॉमन इशू डू नॉट एस्केलेट इनटू मेंटल इलनेस एंड डू नॉट कॉल फॉर द स्पेशलाइज्ड केयर फॉर हाई क्वालिटी प्रोफेशनल। ये ना क्लासरूम मीटिंग मॉडल देता है। ये कहता है कि क्लासरूम में ना बहुत सारे इशू होते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, मेंटल इलनेस आ जाती है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उससे हम भाग नहीं सकते हैं, उस इलनेस से, उन प्रॉब्लम से हम भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमें अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। तो ये ही बताता है अपने को क्लासरूम मीटिंग मॉडल, ठीक है। मेन याद रख लेना, बस विलियम ग्लेजर ने दिया। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल। ये किसने दिया? कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल कहता है कि हमें कोई भी चीज़ को अगर समझना है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, चार्ट वगैरह बनाकर सीखेंगे। कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहता है एक ऐसे फिनोमिना को बताएगा, एक ऐसे इशू को बताएगा, एक ऐसे सिस्टम को बताएगा जो कि ना कन्वे करेगा यूजिंग वर्ड, इलुस्ट्रेशन और अदर मीडिया। मतलब कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन को देनी है, कोई हमें नॉलेज देनी है, कोई हमें आइडिया देना है किसी को, ठीक है, अगर हमें कंटेंट देना है किसी को, तो उसको हम ना वर्ड्स का यूज करके, इलुस्ट्रेशन यानी कि एग्जांपल्स का यूज करके, वीडियोस का यूज करके, चार्ट का यूज करके, निमोनिक का यूज करके हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा मॉडल जो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए वर्ड्स का, इलुस्ट्रेशन का, अदर मीडिया जो कि विजुअल इमेजेस वगैरह होगी, इनका यूज करके ना कंटेंट को देगा, उसको बोलेंगे कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल। कि मैं अपनी जो लेक्चर्स है, मैं अपनी लेक्चर्स है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है लेक्चर्स में, मैं अपने लेक्चर्स को ना वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, एग्जाम्पल्स यूज कर करके दे रही हूँ, इमेजेस दिखा दिखा के दे रही हूँ, तो उसको ही बोलेंगे हम कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल, ठीक है। तो इसका मेन गोल क्या होता है? मेन गोल होता है कि कम्युनिकेट द एसेंशियल आइडिया एंड ऑपरेशनल एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इट डिपाइज्ड। ये कहता है कि हम जो हमारे एसेंशियल यानी कि जरूरी आइडिया है, जरूरी इंफॉर्मेशन है, उसको हम दूसरों को दें, ठीक है। ये कहता है मस्ट ऑल्सो बी क्रिएटेड इन ए वे दैट गिव्स इट यूजर एन अंडरस्टैंडेबल सिस्टम इंटरप्रिटेशन। मतलब कि हम अपना कंटेंट, हम अपनी नॉलेज दूसरों को इस टाइप से दें कि उनको इजीली समझ आ जाए और वो इजीली ना इंटरप्रेट कर सके, उस चीज़ की व्याख्या कर सके, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सके। तो कंसेप्चुअल मॉडल है के अंदर 5 आएंगे, 5 चीज़ें आएगी। कौन सा? एक तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे गोल क्या है, ठीक है, हम क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट हमें मिल रहा है, क्या कंटेंट हम यूज कर रहे हैं, हमारी क्या अजम्पशन है, और इस मॉडल की सिंप्लीफिकेशन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है इनहांसिंग सेल्फ इंस्टीम मॉडल है। सेल्फ इंस्टीम को हमें इनहांस करना है, अच्छा करना है। सेल्फ इंस्टीम मतलब कि हमारी खुद की भावना, वो किसने दी है? वो दिया है मिलियन फेनल ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या क्रिएट करा है? कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडल किया है। ये कहता है कि लो स्टीम और हाई स्टीम होती है पीपल्स में, ठीक है। दिस पैराडिग्म होल्ड द पीपल एक्सपीरियंस विद बीइंग ट्रीटेड नेगेटिवली थ्रू आउट लाइफ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव सेल्फ बिलीफ। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है, उसकी लाइफ में ना हमेशा बुरी बुरी चीजें हुई है, उसका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो बुरा ही रहा है, तो फिर क्या होगा? उसकी जो सेल्फ स्टीम होती है, ठीक है, उसकी जो सेल्फ बिलीफ होते हैं, खुद के बारे में धारणा, वो नेगेटिव बन जाएगी। अगर किसी पर्सन की लाइफ में हमेशा नेगेटिव चीजें होती जाने लग रही है, तो उसका बिलीव बन जाएगा कि मेरे साथ तो हमेशा अब नेगेटिव ही होगा। वो नेगेटिव उसकी थॉट बन जाएगी, ठीक है, बिलीफ उसके नेगेटिव बन जाएंगे। जैसे आज तक मेरे साथ अगर गलत हो रहा है, तो मैं कहती हूँ मेरे साथ तो कभी सही होता ही नहीं, आगे भी सही नहीं होएगा। अगर मैं कहीं जाती हूँ, वहां पे मेरे लग जाती है, या फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो मैं हमेशा ऐसे सोच लूंगी, नहीं मैं यहाँ पे जाऊंगी नहीं, जाऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो मेरी सोच क्या होगी? नेगेटिव ही होगी, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी एंड सेल्फ अवेयरनेस आर एलिमेंट ऑफ सेल्फ स्टीम मॉडल। जो सेल्फ स्टीम मॉडल है, उसके कॉम्पोनेंट कौन कौन से, उसके एलिमेंट कौन कौन से? एक तो है कॉम्पिटेंस, यानी कि कंपटीशन करने की हमारी क्षमता। दूसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करने की क्षमता। ये दो इसके एलिमेंट है कि हमें कंप्यूटर प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे अंदर कितनी है, सेल्फ को एक्सेप्ट करने की, खुद को एक्सेप्ट करने की भावना कैसी है, ये सेल्फ स्टीम मॉडल में आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एपीए, जो अपना एपीए साइकिल नेट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो फिजिकल वर्क एक्सपेंडिचर, फिजिकल सेल्फ इफिकेसी, फिजिकल कॉम्पिटेंसी, फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी,
Global self-esteem, perceived significance of a self-concept component are the metrics used to characterize it. ये बोल रहा है कि अगर सेल्फ इस्टीम मॉडल को हमें डिस्क्राइब करना है तो ये सारी चीज़ें जो फिजिकल वर्क एक्सपेंडिचर की, फिजिकल वर्क पे हमने कितना एक्सपेंडिचर करा, कितना खर्चा करा, है ना, और फिजिकल हमारी सेल्फ इफिकेसी कितनी है, मतलब कि खुद को समझने की, खुद को कंट्रोल करने की क्षमता कितनी है, ठीक है, और फिजिकल कॉम्पिटेंसी हमारी कितनी है कि हम कितना compete कर पाते हैं दूसरों से, फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब किसी को कैसे हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, खुद की एस्टीम कितनी है, सेल्फ परसीव्ड सिग्निफिकेंस, किसी चीज़ की हमारे हमें कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी महत्वपूर्ण हमें वो लगती है, वो सब चीज़ देखना वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या है, मेलिन फेनल ने दिया ये। अब सेल्फ स्टीम की स्ट्रेटजी है वो कौन कौन सी होती है, जो ये अपना मॉडल है उसकी कुछ स्ट्रेटजी है। पहला तो है कि बी काइंड टू यूर सेल्फ, अपने आप के साथ अच्छे बनो, ठीक है, नो यूर सेल्फ, अपने आप को जानो, चैलेंज अनकाइंड थॉट्स एंड से पॉजिटिव थिंग्स टू यूर सेल्फ, मतलब कि जो बुरे थॉट्स होते हैं ना उनको चैलेंज करो, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, बी होपफुल, हमेशा आशावादी रहो, यूज होपफुल स्टेटमेंट, हमेशा ना अच्छी अच्छी बातें, आशा वाली बातें करनी चाहिए, अपने आप को माफ करो, अवॉइड करो शुड मस्ट स्टेटमेंट, मतलब हम कहते हैं वी शुड ट्राई, वी मस्ट ट्राई, तो आप क्या करो, इस शुड को ट्राई करूंगा ऐसे वर्ड्स मत यूज करो, आप ऐसे करो मैं करूंगा ही करूंगा, मस्ट स्टेटमेंट का यूज करो, फोकस ऑन पॉजिटिव, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, कंसीडर करो दैट यू हैव लर्न, आप देखो कि आपने कुछ सीखा है, रीएबल्स अपसेटिंग थॉट्स, जो अपसेट करने वाले थॉट्स है उसको क्या कर दो, आप उसको हटा दो, इनकरेज करो खुद को, ठीक है, तो ये सारी चीजें जिससे कि जो इन्हांस सेल्फ स्टीम मतलब कि खुद की जो भावना है, सम्मान की भावना है ना, उसको अगर हमें पॉजिटिव करना है, अच्छी करना है, तो ये सारी चीजें अपने को करनी चाहिए, तो अपना क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इनहांसिंग सेल्फ स्टीम मॉडल क्या कहता है, वही कि अपने आप को पहचानो, आप अच्छे बनो, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ, नेगेटिव लोगों को दूर करो, ठीक है, हमेशा असर्टिव मतलब कि अच्छा रहना चाहिए, अच्छा अच्छा सोचो, गिव यूर सेल्फ ए ब्रेक, अपने आप को ब्रेक दो, चैलेंजेस आते हैं उसके लिए टाइम लो, ठीक है, सेल्फ की कंपैशन मतलब कि एक आप पैशन के साथ चलो, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आप क्या आशावादी रहो, पॉजिटिव टॉक करो, ठीक है, अपने आप को कोसना बंद करो, जजमेंटल ना हो, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस को पहचानो, ये सारी चीज़ अपने आप से कमिटमेंट करो, तो ये सारी चीज़ अगर आप करोगे तो आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो इन्हांस हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अपना जो पर्सनल टीचिंग मॉडल था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, पर्सनल मॉडल था यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से, उसके बाद में हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मिनट मैं आपको जल्दी से स्लाइड दिखा देती हूँ, आज काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है क्योंकि मैं आपको कंप्लीट करवाना चाहती थी ये वाला मॉडल, फिर क्या होता है ना, ज़्यादा वीडियो होती जाती है। मैंने आपको परसों ये करवाए थे, है ना, आज मैंने करवाया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हो गया था अपना, रोल प्ले भी हो गया था, हिल्डा टापा का हो गया था, बायोलॉजिकल भी हो गया था। हाँ, आज हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था, देखिए 407 पेज से स्टार्ट करा था हमने। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल हमने कर लिया, है ना, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं किसी चीज़ों को। फिर हमने निमोनिक मॉडल करा था, बल्कि डीप में समझे थे ये, मैंने आपको डीप में समझाए, है ना। फिर हमने सिंटैक्टिक टीचिंग मॉडल भी कर लिया था, ये भी डीप में समझाया था आपको मैंने। फिर पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग ये मैंने स्टार्ट करा, पर्सनल मॉडल कौन से होते हैं, बिहेवियर कौन से होते हैं, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल भी आपको मैंने बड़ा एक्सप्लेन कराया, वैसे तो मैंने आपको सारे ही डिटेल में करवाए हैं, देखिए। फिर सिंटैक्टिक मॉडल, अवेयरनेस मॉडल, क्लासरूम मीटिंग मॉडल ये करवाया, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल भी आपको करवाया, ठीक है। इन्हांस सेल्फ स्टीम मॉडल की सेल्फ स्टीम को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन की लाइफ में नेगेटिव नेगेटिव रहा तो उसके बिलीफ है वो नेगेटिव बन जाते हैं, है ना, कैसे हम अपनी सेल्फ स्टीम को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बताइए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।